बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ और उसका सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उसके काफ़ी सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हम इस वक्त तक मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम एक और एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन जिसका उन्वान है पाकिस्तान में अदलिया का किरदार अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, यानी रोल ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान में अदलिया का क्या किरदार है, अदालतें और उन अदालतों के अफराद क्या रोल प्ले करते हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, वो किस तरीके से इंसाफ को मुहैया करते हैं आवाम के लिए, या वो इस सिलसिले में कौन कौन से इक़दामात, कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से मेजर्स उठाते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब हम ये जान गए कि आज का हमारा टॉपिक ये है कि अदलिया का क्या किरदार है, तो जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो साफ ज़ाहिर है जितना मवाद आपकी बुक के में लिखा हुआ है वो मवाद सफिशेंट नहीं है, बल्कि वो कम है 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से। तो हम देखेंगे कि जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको किस अंदाज में अटेम्प्ट कर सकते हैं, या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम ऐड अप करके प्रॉपर 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके इल्म में है कि हम हमेशा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रख कर अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। तो आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जब आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करेंगे या ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ जाए तो सबसे पहला काम वो ये है कि आपने खुद से, ये एक्स्ट्रा हेडिंग होगी और ये बुक में लिखी हुई नहीं है, जब आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगेंगे तो आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है अदलिया की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ जुडिशरी। अदलिया किसको कहते हैं? तो यहाँ आपके सामने तारीफ लिखी हुई है कि अदलिया वो निज़ाम है जो अदल यानी इंसाफ मुहैया करता है। ये है अदलिया से मुराद वो निज़ाम जो इंसाफ मुहैया करता है, नंबर 1। और जो अदल या इंसाफ फराहम करता है, जो अदल या इंसाफ करता है, कौन सा पर्सन जो अदल और इंसाफ का प्रोसेस मुकम्मल करवाता है, उसे काजी, आदिल या जज कहा जाता है। और जिस जगह पर अदल और इंसाफ का प्रोसेस होता है उस जगह को अदालत कहते हैं। यानी वो निज़ाम, वो सिस्टम, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए इंसाफ दिया जाए उसे अदलिया, जो इंसाफ देने वाला होता है उसको आदिल या काजी या जज कहते हैं, मुनसिफ कहते हैं, और जिस जगह पर दिया जाता है इंसाफ उस जगह को अदालत कहते हैं या कोर्ट कहते हैं। अब जब अजीज़ तलबा तालिबात, उर्दू वाले बच्चे उर्दू में डेफिनेशन लिखेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में डेफिनेशन लिखेंगे, वो आपके सामने मेंशन है, जुडिशरी इज़ द सिस्टम दैट एडमिनिस्टर्स जस्टिस। ये हो गई अदलिया की डेफिनेशन। और जस्टिस इट इज कॉल्ड काजी, आदिल, मुनसिफ और जज, एंड द प्लेस वेयर जस्टिस इज डन इज कॉल्ड कोर्ट। अजीज तलबा तालिबात, जब आप ये इब्तिदा में डेफिनेशन लिख लेंगे तो डेफिनेशन लिखने के बाद अब आप आ जाएंगे अपनी बुक पर, और बुक का जहां से पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहां पर आप पहली हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, तारुफ। याद रख लें कि किसी भी रियासत को चलाने के लिए मुख्तलिफ पिलर्स होते हैं। हमारे यहाँ जो तीसरा अहम पिलर है मुल्क के निज़ाम को चलाने का, उस पिलर का नाम अदलिया है। पहले ही सेंटेंस अंडरलाइन कर लें, ये MCQs है, आपसे पूछा जाएगा कि अदलिया इस्लामी रियासत का या पाकिस्तान का कौन सा शोबा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सा मेन पिलर है। तो तीसरा अहम पिलर वो अदलिया है, यानी इस पिलर के बगैर मुल्क के निज़ाम को चलाना पॉसिबल नहीं है। और जिस भी
एरिया में, जिस भी रीजन में, जिस भी कंट्री में अदालत या अदलिया होती है, उसका काम एक ही होता है कि वो अवाम के हुकूक का ख्याल रखती है और वो अवाम को हुकूक और इंसाफ मुख्तलिफ मामलात में मुहैया करती है। पाकिस्तान के अंदर ये वाली अदलिया दो तरह की हैं, एक को कहते हैं अदालत उज़्मा और एक को कहते हैं अदालत आलिया। इसको ज़रा अंडरलाइन कर लें। ये जो अदालत उज़्मा है, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ये पूरे मुल्क की एक सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे बड़ी है और ये अवाम को मुकम्मल इंसाफ फराहम करने की आखिरी लिमिट है। यानी वहाँ पर अगर इंसाफ नहीं होता तो फिर कहीं और नहीं हो सकता, या अगर होगा तो वहीं होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी अदालत है। अब वो जो सबसे बड़ी अदालत है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, अदालत उज़्मा कहते हैं, उसके अंडर 4 और बड़ी अदालतें हैं, वो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स के अंदर बनी हुई हैं। यानी हर सूबे के ऊपर जो सबसे बड़ी अदालत होती है, एक है पूरे मुल्क के ऊपर बड़ी अदालत। जो पूरे मुल्क के ऊपर बड़ी अदालत है उसको कहते हैं अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट। और इसी तरीके से हर सूबे की एक बड़ी अदालत होती है, उसको कहते हैं अदालत आलिया, यानी हाई कोर्ट। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो इन हाई कोर्ट्स के ऊपर भी हेड होती है और अवाम के मामलात को देख रही होती है। अगर इन अदालतों में किसी को इंसाफ न मिल रहा हो तो फिर ये अदालत भी आगे बढ़कर उनको इंसाफ मुहैया करने के लिए इकदामात करती है। और इन अदालतों में जो कुछ हो रहा होता है वो इन्हीं की हेडशिप में हो रहा होता है। अजीज तलबा व तालिबात, जब आप ये इंट्रो में ये MCQs और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अंडरलाइन कर लेंगे कि कितनी अदालतें हैं, तो वो 2 तरह की हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछी जाएंगी। अब जब आपने ये इंट्रो पढ़ लिया, उसमें चीज़ें अंडरलाइन कर ली, तो अब आपने यहाँ पर एक और इजाफी हेडिंग लिखनी है। और वो इजाफी हेडिंग क्या है कि आपने इस अदालत उज़्मा को और इस अदालत आलिया को, यानी सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को आपने एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। आप हेडिंग दे देंगे, पहले हेडिंग देंगे अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट, इंग्लिश वाले बच्चे। जब ये हेडिंग दे देंगे तो उसके अंदर आप लिखेंगे कि अदालत उज़्मा ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ये सबसे बड़ी कोर्ट है। और इस कोर्ट का जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, सदर दफ्तर है, वो इस्लामाबाद में है। और इस सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेज हैं मुख्तलिफ शहरों में, और वो कहाँ कहाँ हैं? लाहौर में है, कराची में है, कोयटा में है, पेशावर में है। ये इनकी ब्रांचेज हैं, सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेस, ठीक है, वो इन शहरों के अंदर बनी हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको सिलेक्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और कोई भी जज बन जाए तो उसका एक टाइम लिमिट तो होता है कि वो 5 साल के लिए बनता है, या अगर उसको एक्सटेंशन मिलनी हो तो वो भी सदर के इख्तियार में होता है। लेकिन ये बात तय है कि वो तब तक प्रेसिडेंट की मर्जी से तब तक वो चीफ जस्टिस रह सकता है जब तक उसकी उम्र 65 ईयर नहीं हो जाती। यानी जो ही 65 ईयर एज होगी तो वो रिटायर्ड हो जाएगा। ये बेटे आपने 4-5 जुमले छोटे छोटे आपने इस पॉइंट में इजाफतन ऐड करने हैं इंट्रो लिख लेने के बाद। उसके बाद आप आगे आ जाएंगे अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट। इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरह के सादा सादा जुमले कि हर सूबाई दारुल हुकूमत में, प्रोविंशियल कैपिटल में एक पूरे सूबे की सबसे बड़ी अदालत होती है जिसको अदालत आलिया कहते हैं। और ये जो भी किसी भी सूबे का जो हेडक्वार्टर होगा, लाइक पंजाब का हेडक्वार्टर लाहौर है तो लाहौर में हाई कोर्ट है। इसी तरीके से सिंध में कराची है तो कराची में है, इसी तरीके से कोयटा में है और इसी तरीके से पेशावर में है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आपने
ये लिख लिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो भी सदर पाकिस्तान की मर्जी से अपॉइंट होता है, और जो हाई कोर्ट का जज होता है वो भी सदर पाकिस्तान ही उसको अपॉइंट करता है, सूबे के गवर्नर के साथ मुशावरत करके। और मुशावरत करने के बाद वो बन गया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बन गया। जब हाई कोर्ट बन गया तो वो 62 ईयर की एज तक वो सूबे की जो अदालत होती है हाई कोर्ट, उसका चीफ जस्टिस रह सकता है। जो ही 62 ईयर एज उसकी होगी तो उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएगा, वो फैसले करने के काबिल नहीं रहेगा। तो अजीज तलबा तालिबात, ये आपने दो बातें छोटी छोटी इजाफतन इसके अंदर ऐड कर देनी है। उसके बाद आ जाते हैं कि बुक वाले ने कुछ ड्यूटीज़ लिखी हैं, कुछ रोल लिखा है अदलिया का कि वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बुक में लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ जस्टिस, अदलो इंसाफ की फराहमी। अदालतों का काम ही अवाम को अदल और इंसाफ मुहैया करना है। यहाँ पर दो एक MCQs हैं, वो ज़रा अंडरलाइन कर लीजिएगा। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि अदलिया लोगों के बुनियादी हुकूक की जामिन और मुहाफिज होती है, यानी जो जुडिशरी होती है वो लोगों को राइट्स देती है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर लें, ये MCQs है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अदल इंसाफ मुहैया करना इनका काम है, और प्लस अगर सुप्रीम कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम अदालत उज़्मा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अगला काम ये होता है कि अगर किसी को अदालत आलिया में इंसाफ नहीं मिला, किसी को इंसाफ नहीं मिला, यानी या किसी ने ये फील किया है कि मेरे साथ यहाँ इंसाफ नहीं हुआ, तो वो अपनी एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ले जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस मामले को भी देखती है। तो ये पहला काम है अदलो इंसाफ की फराहमी। नंबर 2, कानून और आइन की तशरीह। बाज़ औक़ात मुल्क के अंदर कुछ ऐसे मामलात आ जाते हैं जिनके बारे में डायरेक्टली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं होता, डायरेक्टली नहीं लिखा होता, इनडायरेक्टली। तो अब 280 आर्टिकल है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के, 280 आर्टिकल इनडायरेक्टली लिखा हुआ होता है, लेकिन उन इनडायरेक्टली बातों को हर आम बंदा समझ नहीं पाता। फिर क्या होता है, उन इनडायरेक्टली की गई बातों को जो अदालत होती है, अदालत या उसके अंदर बैठे हुए जो जज होते हैं, वो क्या करते हैं, उन इनडायरेक्टली बातों को पढ़कर वो जो इंसिडेंट नया वाक़ हुआ होता है मुल्क के अंदर, उसके साथ को रिलेट कर देते हैं और एक नई स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, एक नई एक्सप्लेनेशन जारी कर देते हैं जो डायरेक्टली उस वाक़े के साथ रिलेट होती है। तो जब अजीज़ तलबा व तालिबात वो रिलेट होती है तो इस तरीके से आइन को समझाना, अब रोल ये है कि इनडायरेक्टली बातों को डायरेक्टली करके समझाना, ये भी अदालत का काम होता है। और जो वो इनडायरेक्ट बात को डायरेक्टली समझा देते हैं ना जब, तो वो जो नई स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट जारी करती है वो भी एक तरह का आने वाले वक्त के लिए एक प्रॉपर लॉ बन जाता है कि फलां वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने फलां बात को मद्देनज़र रखते हुए ये स्टेटमेंट दी थी। तो जो दर्जा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का होता है वही दर्जा सुप्रीम कोर्ट की उस नई स्टेटमेंट का हो जाता है। तो ये काम भी सुप्रीम कोर्ट करती है, नंबर 1। और नंबर 2 एक और बड़ी अहम बात है जो यहाँ पर आपकी बुक वाले ने सेकंड पैराग्राफ के अंदर जिक्र की है, और वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है किसी भी मुल्क में या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। अब दो तरह की गवर्नमेंट्स हैं अजीज तलबा तालिबात, इन दोनों तरह की गवर्नमेंट्स की ड्यूटीज़ अलग अलग डिफाइन है कि आपने अपने अपने एरियाज़ में ये काम करने हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करेगी। लेकिन होता क्या है, बाज़ औक़ात ना इन दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान क्लैश आ जाता है, और सिंध गवर्नमेंट कहती है कि ये काम हमारी ड्यूटीज़ में नहीं आता, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ये काम हमारी ड्यूटी में नहीं आता।
तो हकीकत में क्या होता है कि वो कन्फ्यूजन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दो गवर्नमेंट्स में। तो जब किसी भी एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान किसी एक पॉइंट के ऊपर क्लैश आ जाए कि ये काम हमारा है या ये काम हमारा है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट, अदालत, अदलिया वहां आती है और दोनों को समझाती है कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, अलहदा कर, साफ करो, और वो समझाती हैं कि ये काम इनके हैं और ये काम इनके हैं। तो वो जो क्लैश आ जाए ड्यूटीज के हवाले से, उस क्लैश को खत्म करना भी अदालत का काम होता है। अगला पॉइंट है मुशावरती फराइज, कंसल्टेटिव ड्यूटीज। अब इसमें क्या होता है, यानी होता ये है कि अब 280 आर्टिकल है आइन के अंदर लिखे हुए हैं। बाज़ औक़ात कोई इशू मुल्क में होता है, अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को या मिनिस्टर्स को जब समझ नहीं आ रही होती कि इस इशू के बारे में आइन क्या कहता है, तो ऐसी सिचुएशन में सदर पाकिस्तान और जो वज़ीर आज़म होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं वो अदलिया के पास जाते हैं और अदलिया के साथ मुशावरत करते हैं कि यार इस इशू के बारे में हमारा आइन क्या कहता है, इस इशू के बारे में हमारा आइन क्या कहता है। वो बेटे मशवरा करते हैं अदलिया के साथ, तो अदलिया उनको मशवरा देती है कि इस इशू के बारे में हमारा आइन ये कहता है। अब मशवरा जब अदलिया दे देती है तो ज़रूरी नहीं है कि जो मशवरा अदलिया ने दिया है, कोर्ट ने दिया है, एज इट इज़ सदर, वज़ीर आज़म या हुकूमत उस पर अमल करे, लेकिन बाहर सूरत ये रोल हमेशा से अदलिया का रहा है कि वो किसी भी सेंसिटिव इशू में, जिस इशू के बारे में सदर या वज़ीर आज़म या हुकूमत को समझ ना आ रही हो, तो ये उनको गाइड करते हैं, ये उनको मशवरा देते हैं, ये उनको समझाते हैं कि इस इशू के बारे में आइन ये कहता है। उसके बाद अगला आता है अदालती नज़र सानी। ठीक है जी, ये क्या है अदालती नजर सानी? क्या है नजर सानी? कहते हैं दोबारा देखना, किसी भी मामले को दोबारा देखना। अब यहाँ पर देखिएगा होता ये है कि जब भी अब आइन बनाना किसका काम होता है? नेशनल असेंबली का। नेशनल असेंबली का काम है मुल्क का आइन बनाना। अब अगर नेशनल असेंबली ने एक लॉ बनाया कि जी आज के बाद हमारे मुल्क का ये एक नया लॉ होगा, अब उसने लॉ बना दिया, अब किसी ने अदालत को आके बता दिया कि नेशनल असेंबली ने जो लॉ पास किया है वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है, इस्लाम के मुताबिक नहीं। जैसे ही आजकल क्रॉस जेंडर का मामला चल रहा है, इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं है। अब अगर कोई बंदा उठे और वो जाके अदालत को बता दे कि नेशनल असेंबली ने ये लॉ पास कर दिया है क्रॉस जेंडर का, तो ये इस्लाम के खिलाफ है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, आप काइंडली इसको देखिए, तो उस वक्त अदालत उस नेशनल असेंबली के किए गए फैसले को दोबारा पढ़ती है, और अगर वो इस्लाम के खिलाफ हो, कुरानी तालीमात के खिलाफ हो, तो अदलिया उसको चेंज करवा देती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अजीज तलबा और तालिबात, ये वो 4 बातें हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं। अब इतना सा लिखने से अभी 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ, और अदालत के क्या क्या काम होते हैं, ये वो पॉइंट हैं जो आपने इजाफतन इसके अंदर ऐड करने हैं। अगला पॉइंट है बुनियादी हुकूक और आइन का तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अवामुन नास के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको उनके राइट देना। अगर गवर्नमेंट अवाम को राइट नहीं दे रही तो तब भी अदलिया का काम है कि वो गवर्नमेंट को उनका सीधा रास्ता और ट्रैक बताए कि जिससे अवाम को इंसाफ मुहैया किया जा सके, इंसाफ को अवाम को उनके राइट मुहैया किए जा सके। और अगर किसी जगह पर अदालतों में, पब्लिक में या नेशनल असेंबली में, वज़ीरों मुशीरों में अगर आइन पर अमल नहीं हो रहा, तो आइन पर अमल करवाना ये भी किन का काम होता है? अदलिया का काम होता है। अगला पॉइंट है 5 रिटें सुनने का इख्तियार। ये जो अदालत होती है, बिलखुसूस हाई कोर्ट जिसको आप अदालत आलिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ कोई मामला हो गया, नाइंसाफ़ी हो गई, लाइक कत्ल हो गया किसी का, तो अब एक बंदा पहली मर्तबा लेकर गया अदालत आलिया में
کہ जी ये मेरा नुकसान हुआ है, काइंडली इस मामले को देखिए। अब अदलिया देखती है, ठीक है, वो एक फैसला सुना देती है। अब जिसने एप्लीकेशन दी थी उसको ये लगा कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, वो दोबारा एप्लीकेशन दे सकता है। उसे दोबारा लगता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, वो 3rd टाइम दे सकता है, 4th टाइम दे सकता है, 5 टाइम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा कर इंसाफ हासिल कर सकता है। और अगर उसे 5 मरतबा भी इंसाफ नहीं मिलता तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर भी अपना केस दायर कर सकता है। इसको कहते हैं, वो जो केस दायर होता है, वो जो एप्लीकेशन जाती है, उस प्रोसेस को कहते हैं 5 रिटें सुनने का इख्तियार। ये बात हो गई। उसके बाद अगला है मातहत अदालतों की निगरानी। मसलन अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर 4 प्रोविंशियल जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी निगरानी, ये उनका काम है। अब इसी तरीके से जो हाई कोर्ट्स होती हैं उनके नीचे भी कुछ कोर्ट्स होती हैं जो छोटी अदालतें होती हैं, ज़िली सतह की होती हैं, डिवीजनल सतह की होती हैं। तो वो जो छोटी अदालतें होती हैं उनकी निगरानी करना भी अदलिया का काम होता है। अदालत उज़्मा का काम है अदालत आलिया के मामलात को देखना और उनकी निगरानी करना, और अदालत आलिया का काम होता है जो उससे नीचे छोटी अदालतें होती हैं उनकी निगरानी करना, जो ज़िली सतह पर भी होती हैं, डिवीजनल सतह पर भी होती हैं। उसके बाद अगला है सो मोटो नोटिस का हक। मसलन कोई इंसिडेंट हो गया, लाइक आपको याद होगा कुछ साल कबल कसूर में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, ज़ैनब का वाक़या। इसी तरीके से कराची के अंदर आए रोज़ कई वाक़यात होते रहते हैं, बिल्डिंग्स के वाक़यात हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, बहुत बड़ा खून खराबा कहीं हो गया। तो अब फौरी तौर पर सो मोटो कहते हैं फौरी एक्शन लेना। कोई एक नया इंसिडेंट हुआ, लाइक पेशावर में APS का एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, ठीक है जी। तो अब क्या होता है, अदालत क्या करती है, अदालत का काम ये होता है कि जैसे ही उसने देखा कि कोई एक बहुत बड़ा ब्लंडर मुल्क के अंदर हो गया, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, एक बहुत बड़ा सानिया रूनमा हो गया, तो अदालत फौरी तौर पर एक्शन लेती है, टीम बनाती है और उस मामले की तहकीकात और उसके इंसाफ को एज सून एज पॉसिबल फराहम करने की कोशिश करती है। तो यानी खुद एक है कि कोई एप्लीकेंट गया और उसने जाके दरख्वास्त दायर की कि मेरे साथ ये हो गया, आप मुझे इंसाफ दें। एक ये है कि अदालत खुद देखती है कि वहाँ फलां जगह पे, फलां एरिया में, फलां शहर में, फलां जगह पर ये जुल्म हो गया है, हम खुद एक्शन लें। तो ये खुद एक्शन लेने का इख्तियार भी अदालत के पास और अदलिया के पास होता है। अगला है सज़ा का जायज़ा लेना। मसलन हाई कोर्ट में एक मुजरिम साबित हो गया, अब उसको लगा कि मेरा जुर्म कम है जबकि सज़ा ज़्यादा है, तो वो जा सकता है हाई कोर्ट में। तो जो बड़ी अदालतें होती हैं वो छोटी अदालतों में जो कैदियों को सज़ाएं दी जाती हैं उन सज़ाओं का भी जायज़ा लेती हैं। ये भी अदलिया का किरदार होता है। अगला है कमीशन मुकर्रर करना। कमीशन मीन फॉर्मेशन ऑफ कमेटी। कोई इशू हो गया, कोई पॉलिटिकल इशू आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान आ गया, अवामी मामलात में आ गया, कोई नया इंसिडेंट हो गया, तो अदालत का ये किरदार होता है कि वो फौरी उस सवेर इशू के बारे में एक कमीशन मुकर्रर कर देती है। सानिया मॉडल टाउन हुआ था 2014 में, जहां पर पुलिस ने 14 लोगों को शहीद कर दिया था, दिन दिहाड़े मीडिया ने दिखाया, सब कुछ हुआ। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन मुकर्रर किए, हाई कोर्ट ने भी किए, इसी तरीके से और बेशुमार। लाइक आप देख लीजिए ये जस्टिस काजी फाइज ईसा का मामला पिछले दिनों में चलता रहा, उस पर एक कमीशन बना हुआ था। इसी तरीके से APS के वाक़े पर एक कमीशन बना था, वगैरह वगैरह। जो बड़े बड़े वाक़यात होते हैं उन पर कमीशन बनते रहते हैं। तो ये कमीशन बनाने का इख्तियार, किसी भी वाक़े के बारे में, उसकी तहकीक के बारे में कमेटी कायम करना, ये भी अदलिया का काम होता है। और उसके बाद है किसी दस्तावेज़ का मुशाहदा करना। मसलन नेशनल असम्बली ने कोई एक स्क्रिप्ट तैयार किया है, कोई एक लॉ बनाया है, कोई एक बात फाइनल की है, तो उस बात को बुलवा कर उस चीज़ को अदालत देख सकती है कि ये वाक़या ही इनसे सही फैसला हुआ है या नहीं है। तो किसी भी मुल्क के किसी भी इदारे के डॉक्यूमेंट को मंगवा कर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी अदलिया चेक कर सकती है। उसके बाद आप लिख देंगे खुलासा कलाम, कंक्लूजन, और उसमें आप यही बातें लिखेंगे कि ये अदलिया का किरदार होता है। और इस सारे किरदार का एक एजेंडा पॉइंट
ایک بیسک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف مل جائے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ وہ کمپلیٹ لانگ کویسچن ہے۔ آپ نے عدلیہ کی تعریف لکھ رہی ہیں، پھر آپ بک والے پیراگراف پر آئیں گے، اس کے اوپر تعارف لکھیں گے، اس کے بعد تعارف لکھ لینے کے بعد آپ ان دو چیزوں کی اضافی ہیڈنگ لکھ کر وضاحت کریں گے، اس کے بعد آپ بک والے پوائنٹ لکھیں گے، اس کے بعد آپ یہ اضافی پوائنٹ لکھ کر یہ لانگ کویسچن آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لانگ کویسچن بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں آپ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ والا پوائنٹ شارٹ کویسچن ہے، اس والے پوائنٹ کو آپ نے ضرور شارٹ کویسچن کے طور پر دیکھنا ہے، اور یہ والا پوائنٹ بھی آپ کا شارٹ کویسچن ہے، اس کو بھی آپ نے شارٹ کویسچن کے طور پر الگ سے تیار کرنا ہے۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں نے کبھی نہیں کہا، آج کہہ رہا ہوں، اس کو کیجئے گا، دوسرے اسٹوڈنٹس تک پہنچائیے۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔